सर, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो कनाडा स्टडी वीजा की फाइल्स पहले ही कम लग रही हैं और जिनकी भी लग रही हैं उनका भी सक्सेस रेट धीरे-धीरे डाउन ही जा रहा है। तो आपकी एडवाइस में हम ऐसा क्या स्टूडेंट्स के लिए हम बताएं कि जिससे उनका जो सक्सेस रेट है वो कुछ ठीक रहे? देखिए, सभी व्यूअर्स को पता ही होगा कि पिछले काफी महीनों से लगभग जुलाई 24 के बाद से अगर हम बात करें तो स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशंस कम ही लग रही हैं। जी। स्टूडेंट्स भी विलिंग कम हो रहे हैं। जी। क्यों? उसके पीछे काफी सारे रीजंस थे। रीजंस हैं इमिग्रेशन सर, पॉलिसी बिल्कुल। में बहुत सारे रिवाइज हुए, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आए, जीआईसी बढ़ गई, है ना? बहुत सारे चेंजेस आने के कारण ये हुआ और वीजा का सक्सेस रेशियो भी कम हो रहा था, वहां पर काम नहीं मिलता था। जी। बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फाइल कर रहे हैं, चाहे उनके कोई रिलेटिव्स गए हुए हैं या उनका ड्रीम डेस्टिनेशन कंट्री ही कनाडा है, जी। बट फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल रही। उसके पीछे के कारण इस वीडियो में मैं बताता हूँ। जी। इसमें क्या, सबसे पहले तो जो वीजा रिफ्यूजल्स हो रहे हैं उनमें एक जो मेन कारण है कि जो उनका कोर्स है जो प्रीवियस स्टडी से कंपैटिबल नहीं है। जी। सपोज आपने +2 करी हुई है, जी, +2 बिल्कुल। आर्ट्स या कॉमर्स से करी हुई है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि डिप्लोमा 2 साल का डिप्लोमा ले रहे हैं। जी। ठीक है, तो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाला अगर 2 साल का डिप्लोमा ले रहा है तो उसका वीजा सक्सेस होने का चांसेस बहुत ही कम हो है जाएंगे। जी, बिल्कुल। एज कंपेयर टू अगर कोई मेडिकल नॉन मेडिकल वाला है तो वो डिप्लोमा में अगर अप्लाई करता है तो उसकी सक्सेस फिर भी ठीक है। तो पहली एडवाइस क्या है कि आपको जो कोर्स सिलेक्शन करना है, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है यानी कि मेडिकल या नॉन मेडिकल है +2 के बाद, जी। तो आप 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और वो भी PGWP उसमें होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होना चाहिए। जी। ठीक है, अदरवाइज एडवाइजेबल ये कि बैचलर्स डिग्री ही लो आप। और जो आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो बैचलर डिग्री ही लें, 2 साल का डिप्लोमा ना लें। जी। पहली बात। दूसरी बात क्या आती है कि आपका जो एकेडमिक्स में जो मार्क्स, रिजल्ट। ठीक है, जो आया आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है +2 चाहे किसी स्टेट बोर्ड से किया है, बट आपके जो उसमें हर एक सब्जेक्ट में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें 60 से अबव होने चाहिए मार्क्स। जी। अगर आपके 60 से अबव है तो आपका सक्सेस रेट अच्छा आएगा ही आएगा। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। थर्ड चीज आती है कि आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो एग्जाम दिया, आपने आईएलटीएस किया या पीटी किया, उसका स्कोर क्या है। तो +2 के बाद अब अगर आप डिप्लोमा या ग्रेजुएशन डिग्री करने जा रहे हैं तो आपका आईएलटीएस में मिनिमम 6 ईच, यानी कि हर एक चारों मॉड्यूल में आपका 6 बैंड्स होना चाहिए। और एडवाइजेबल ये कि आप आईएलटीएस क्लियर करो, पीटी अगर करना है तो इसके लिए मतलब अगर +2 के बाद जा रहे हैं तो 60 आपका होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि आपने ये 3 एकेडमिक से रिलेटेड जो चीजें कर ली, इसके बाद आपने जैसे कि आपकी जो ट्यूशन फीस है कोर्स की, 1 ईयर की ट्यूशन फी आप कंप्लीट भरें। बहुत सारी जगह ये बात चल रही है कि आप चाहे ट्यूशन फीस थोड़ी सी भर दें तो उसमें भी आपका वीजा आ जाएगा, बट ये नॉर्मली डिपेंड नहीं करता, जनरली ये काम नहीं करती। ये कुछ पर्टिकुलर प्रोफाइल्स हैं उनके लिए काम कर सकती है, लेकिन अगर आपका नॉर्मल प्रोफाइल है और ये मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप एक ईयर फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस आप पे कीजिए। इसके साथ साथ आपने 1 साल की जीआईसी भर, जी। तो जीआईसी भर के और 1 साल की ट्यूशन फीस भर के आप अपनी वीजा सक्सेस को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद क्या फैक्टर आता है कि आपने ये 2 चीजों के अलावा आपने फाइनेंशियल्स क्या दिखाने हैं। तो 2 चीजों के अलावा आपकी जो सेकेंड ईयर की ट्यूशन फीस है, अगर आप +2 के बाद जा रहे हैं या ग्रेजुएशन की बाद अगर आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं, 1 साल की मास्टर्स है तो वो तो आपने भर दी। जी। लेकिन अगर आपकी 1 साल से ज्यादा का कोर्स है तो आप सेकेंड ईयर की जो ट्यूशन फी है वो आपके जो स्पॉन्सर्स के अकाउंट हैं उनमें शो होनी चाहिए और उसमें थोड़ा ओल्ड फंड होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि एकदम से करंट में ही पैसा डाल दिया, उसकी करंट की ही एफडी दिखा दी, तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है अभी। आप थोड़े से पुराने फंड लीजिए और जो अभी जो गाइडलाइन है आईआरसीसी की वेबसाइट के ऊपर कि आपको कितने पुराने आपने फंड्स दिखाने हैं, वो मिनिमम 4 मंथ्स के हैं, बट आप ये लेके चलिए कि 4 to 6 मंथ्स की आपको स्टेटमेंट देनी पड़ सकती है। तो आपके जो ये सेकेंड ईयर की ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ, इनके जो फंड शो करने आपने अपने पेरेंट्स के अकाउंट्स में, तो उसमें आप कम से कम 4 महीने से ज्यादा पुराने आप अपने फंड्स दिखाइए। तो ये जो सारे फैक्टर्स मैंने बताए हैं ये कंसोलिडेट करके आपके वीजा सक्सेस को
होल्ड करते हैं, आपकी सक्सेस मिल सकती है। तो आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो कनाडा में स्टडी वीजा में आपको सक्सेस मिलेगी। जी। सर जैसे आपने बात की डिप्लोमा या डिग्री के बारे में, तो स्टूडेंट्स किस तरीके से चूज कर सकता है कि उसके लिए कौन सा जो करियर ऑप्शन में बहुत अच्छा है कोर्स, या फिर अगर हम बात करें कि पीजीडब्ल्यूपी रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो सर उसके बारे में बताइए कुछ। बिल्कुल, ये चीज आपने बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो आप उनसे डिमांड कर देते हैं कि हमें तो वीजा दिला दो कैसा भी हो, बट जी। ऐसा ना कीजिए। आप जो भी प्रीवियस स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंग आप नई जो स्टडी करने जा रहे हैं फर्दर, उसमें पहले ये देखिए कि आपका पीजीडब्ल्यूपी अप्रूवल है या नहीं है उस कोर्स में। जी। उसको जानने के लिए क्या करना है, आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले तो आपने आईआरसीसी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप सर्च में टाइप कीजिए सिप कोड, CIP कोड, जी। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स, जी। इसकी फुल फॉर्म है। वो सिप कोड क्या है, 6 फील्ड है बेसिकली एजुकेशन के इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स के, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, ठीक है, हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद स्टेम कोर्सेज हैं जो कि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के कोर्सेज होते हैं, फिर ट्रेड कोर्सेज हैं और ट्रांसपोर्ट के हैं। ये बेसिकली 6 मेजर फील्ड्स हैं। इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम है जो फॉरेन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और उनके फर्दर उनकी एक क्लासिफिकेशन में सिप कोड दिया हुआ है। जी। आपने वो चेक करना है कि जो आप स्टडी प्रपोज कर रहे हैं, आपका जो कंसल्टेंट कर रहा है या आपने जो डिसाइड करी है, तो वो सिप कोड उसमें एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो पीजीडब्ल्यूपी के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है, वो आपने चेक करना है। दूसरा, आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप देखें कि डीएलआई इंस्टीट्यूट है या नहीं है। डीएलआई इंस्टीट्यूट क्या है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो अगर वो डीएलआई इंस्टीट्यूट है, इट मींस आपको पीजीडब्ल्यूपी में भी कोई दिक्कत नहीं है, और सिप कोड है तो आपको जो प्रोग्राम चूज कर रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ साथ आपने क्या रिसर्च करनी है, जो आप फ्यूचर देख रहे हो, आप 3 से 4 साल का थोड़ा सा रिसर्च करें कि किस टाइप की जॉब्स इन फ्यूचर आने वाली हैं कनाडा के अंदर, ताकि आपको जब आप स्टडी पूरी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आएंगे तो उस फील्ड में आपको जॉब्स मिल पाए, ताकि आपका जब आप पीआर के लिए एलिजिबिलिटी आप बनाएंगे तो आपकी 100% एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाए। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। आईआरसीसी की वेबसाइट पर जाकर जरूर स्टडी करें, आपको नॉलेज मिलेगी और वो लेनी भी चाहिए। जी बिल्कुल। सर अगर हम फंड्स की बात करें तो फंड्स शो कैसे करने हैं, और कितने पुराने फंड्स होने चाहिए हैं, और बेसिकली इनका क्राइटेरिया क्या है जो हम फंड शो करेंगे? ठीक है, इसमें क्या है कि जो आप जीआईसी या फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी पे कर रहे हैं, आप किसी दूसरे अकाउंट से कर रहे हैं, नॉट ए प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। लेकिन जो आपने जो मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा फंड आपने शो करना है आपके पेरेंट्स के अकाउंट्स में, जो कि फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी होगी, वो आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट्स में ही करने हैं, और वो एटलीस्ट 4 मंथ्स पुराने होने चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। और उनके साथ साथ आपने ये नहीं कि कहीं से पकड़े फंड डाल दिए, उसके साथ साथ आपको क्या शो करना है, उनके इनकम के प्रूफ शो करने हैं। अब इनकम के लिए आपने या तो आईटीआर या उनका फॉर्म 16 है तो वो शो कीजिए। कई लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जे फॉर्म भी साथ लगा दिए, एग्रीकल्चर की लैंड के सर्टिफिकेट्स लगा दिए, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उनकी आईटीआर क्या शो कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। आप उसमें 10 से 12 लाख रुपए की आपकी अगर पेरेंट्स की आईटीआर है तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही जो फर्स्ट ईयर के बाद की सेकेंड ईयर की ट्यूशन फी के लिए जो अपने फंड शो करने हैं, वो भी 10 से 12 लाख रुपए के फंड 4 महीने पुराने आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट्स में मेंटेन कीजिए, तो आपकी वीजा सक्सेस रेट अच्छा होगा। ओके। और सर अगर हम कनाडा स्टडी वीजा की ही बात कर रहे हैं जैसे, तो उसमें कोई नई अपडेट जो स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए? यस, आपने ध्यान देना है। अभी नई अपडेट आई है कि जो आपका जीआईसी का अमाउंट है, जो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए होता है, वो अभी बढ़ने जा रहा है 1 सितंबर से। जी। अभी जो जीआईसी का अमाउंट है वो है 20,635 कैड, ठीक है, कनाडियन डॉलर। अभी वो 1 सितंबर के से बढ़ने जा रहा है, वो हो रहा है 22,895 कैड। तो आप ये देख लीजिए कि कितना आपका रिवाइज हो रहा है। तो उससे बचने के लिए आप अपनी फाइल जल्दी से जल्दी आप लगा दीजिए सितंबर से पहले, क्योंकि अदरवाइज नहीं लगाई तो जीआईसी बढ़ के आपको लगाना पड़ेगा। जी, तो ये एक मेजर अपडेट है जिसका आपको ध्यान देना है। जी,
सर कोई और सजेशन जो आप हमारे व्यूवर्स को देना देखिए, चाहेंगे? जो भी व्यूअर्स हैं, आप चाहे स्टडी वीजा की फाइल लगवा रहे हैं, चाहे टूरिस्ट वीजा की लगवा रहे हैं, चाहे आप वर्क परमिट की लगा रहे हैं, मेरा आप सभी को एक ही सजेशन है, जब तक आपकी फाइल का कुछ भी आउटकम नहीं आती है, वीजा की आउटकम नहीं आती, आपका वीजा नहीं आता है, तब तक आप जो भी काम कर रहे हैं इंडिया में बैठे हुए, चाहे आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप फर्दर आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे कोई आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस है, चाहे आप फ्रीलांसर बेस पे आप कमाई कर रहे हैं, वो आप छोड़िए मत। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी वीजा के लिए अप्लाई करने आते हैं, वो क्या है, वीजा अप्लाई ठीक है जी, फाइल दे दी और सारा काम छोड़कर बैठ जाते हैं। तो ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है, जो भी काम कर रहे हो वो करते रहिए। जिस दिन परमात्मा की कृपा से आपका वीजा ग्रांट हो जाता है, जी बिल्कुल, उसके बाद आप छोड़िए, जी ठीक है, ताकि आपके माइंड के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर ना पड़े। जी तो ये बात का ध्यान रखिए। जी सर, इतनी बढ़िया जानकारी हमारे व्यूवर्स को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।